हाय बैरिस, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं फाइनली आ चुकी हूँ वापस एक और वन शॉट के साथ। अगर ये वन शॉट को ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं शायद इसे दो हाफ में अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि मैं एक मूवी बनाऊँ। सो आई गेस ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक जाएगी। और रही बात मेरे आवाज़ की, मुझे अभी भी जुकाम है तो शायद वह अजीब साउंड करे। मैं होप करती हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। जिमिन अपने स्कूल की ओर जा रहा था, शांति से नीचे देखते देखते। जब उसे कोई पीछे से बुलाता है, वो जानता था कौन है, तो वो पीछे नहीं मुड़ता और वैसे ही चलता रहता है जब उसके कंधे पर कोई आकर हाथ रखता है और गले के पीछे बहुत ही शार्पली पकड़ लेता है। दर्द होने पर भी जिमिन शांति से चलता रहता है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? वह दूसरा लड़का पूछता है। तभी एक और लड़का आता है उनके पास भागते हुए। अरे बिन्सु, तुम्हें क्या नहीं पता वो बहरा है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बिन्सु, तुमने हमारा होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा, है ना? जिमिन वापस कुछ नहीं कहता और शांति से चलता रहता है। बिन्सु, मैंने अभी तुम्हें कुछ पूछा ना? पर फिर भी जिमिन कोई रिप्लाई नहीं देता। बिन्सु, सांग्यू, इसे समझा दो वरना किसी दिन ये अच्छी तरह से पिट जाएगा मुझसे। वह अपने दूसरे दोस्त को कहता है। सांग्यू, तुम क्यों चिंता लेती हो? वैसे भी वो कंप्लीट करके आया ही होगा, कुछ कोई फायदा नहीं है उससे। नहीं करके आया होगा तो उसे पता ही है उसके साथ क्या होने वाला है। उसी तरह जिमिन को परेशान करते करते वो लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं। ये उन लोगों के स्कूल का आखिरी साल था, तो उनके टीचर्स सोच रहे थे कि वो लोग उन लोगों को कहीं अच्छी जगह ट्रिप पर लेके जाए इस बार। वो लोग क्लास में बैठे होते हैं जब उनकी टीचर आती है। वो लोग उठ के उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं। उनकी टीचर बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी और फिर वो बोली, टीचर, तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि इस बार आप लोग ट्रिप पे जाने वाले हो। सभी चिल्लाते हुए हाँ कहते हैं। टीचर, हम लोग एक बढ़िया जगह जा रहे हैं इस बार। गेस कर सकते हो कहाँ जा रहे हैं? एक बच्चा उठकर कहता है, वापस हम अम्यूजमेंट पार्क तो नहीं जा रहे ना? टीचर हंसती है और कहती है, नहीं नहीं, इस बार वापस नहीं जा रहे। इस बार हम लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग करने जा रहे हैं। सभी बच्चे थोड़ा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों को ज्यादातर अम्यूजमेंट पार्क या फिर प्लांटेशन के लिए किसी साइट पर लिया जाता था, पर इस बार ट्रैकिंग का सुनकर सभी एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ जिमिन वहां पर शांति से बैठा हुआ था। उसे पता था कि उसके एक्साइटेड होने का कोई रीजन नहीं है। एंड में वो लोग उसकी खुशी को दुख में बदल ही देंगे, तो इसलिए वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था वहां जाने के लिए। उसका दिन हर एक दिन की तरह ही जाता है, जहाँ उसे वो सारे लोग परेशान करते हैं और वो बस शांति से वैसे ही खड़ा रहता है। स्कूल की छुट्टी होने पर वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं सभी। जिमिन वापस से आराम से धीरे धीरे चलकर जा रहा था। उसे वापस घर नहीं जाना था। स्कूल में फिर भी वो उन लोगों की पागल वाली बातों को सुन कर रह सकता है। और वैसे भी जब कोई क्लास चल रही होती है तो वो लोग शांत हो ही जाते हैं। पर घर पे तो जाते ही उसे अपने पेरेंट्स का झगड़ा सुनना पड़ता है पूरे समय, तो उसे इसीलिए बाहर रहना ज्यादा पसंद था। कुछ समय बाहर पार्क में अपना काम करने के बाद वो घर चले जाता है रात को। घर में एंटर करते ही उसे अपनी मम्मी पापा की झगड़ा करने की आवाज आने लगती है। वो बस हल्की सी सांस छोड़ता है और अंदर चले जाता है अपने रूम में।
उसकी मॉम ये नोटिस कर लेती है और गुस्से से उसके पास जाती है, क्योंकि वो इस बात को नोटिस कर रही थी कि वो बहुत ही लेट आने लगा है घर। वो दरवाजा को पीटने लगती है जोर जोर से और जिमिन को गिव अप करके खोलना ही पड़ता है। उसके दरवाजा खोलते ही उसकी मॉम उसे एक जोर का चांटा मारती है। जिमिन बस ऐसे ही सीधा खड़ा हो जाता है वापस। मिसेस पार्क, तुम कहाँ गए थे इतनी लेट तक? इतनी लेट कहाँ से आते हो तुम हर दिन? तुम्हारा स्कूल तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तुम टाइम पे घर नहीं आ सकते? और इसी तरह वो उस पर चिल्लाती रहती है और अपना गुस्सा उतारने के लिए दोनों ही उसके मम्मी पापा उसको मारने लगते हैं। जिमिन बस शांति से सब कुछ सह जाता है और बिना खाए सोने चले जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ इस तरह बदल जाएगी, पर वैसा ही हुआ। 3 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर जैसे ही उसने हाई स्कूल शुरू किया उसे पता चला कि वो अडॉप्टेड था। और ये बात सिर्फ उसे ही नहीं पूरे स्कूल में फैल गई और सबको पता चल गया, जिसकी वजह से उसे सभी एक अलग नजर से देखने लगे। और क्योंकि वो स्कूल बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेशन वाला था, तो वहाँ पर ज्यादातर सारे बच्चे रेप्यूटेशन जिनकी हाई थी वही पढ़ते थे। उन सबके पेरेंट्स या तो फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे या तो फिर उस कंपनी के ओनर थे, पर जिमिन अकेला ही था जिसके पेरेंट्स की काम घाटे में चल रहा था। और उसके पेरेंट्स का लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगा उनके काम के घाटे में जाने की वजह से, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा जिमिन पर उतारने लगे। कुछ समय तक जिमिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसे बहुत ही दर्द होता था, पर अब तो वो पूरी तरह से एक स्टैचू बन चुका था। पूरे 3 सालों से सब कुछ सह सह कर अब उसमें कोई इमोशंस ही नहीं रहे थे। टाइम बीत जाता है और पिकनिक का दिन आ जाता है। वो लोग ट्रिप पे जाने के लिए स्कूल के बाहर खड़े थे और बस आने का वेट कर रहे थे। उनकी टीचर बच्चों की काउंटिंग करती है और उन्हें बस के अंदर चढ़ने के लिए बोलती है। जिमिन को बस में भी वो लोग परेशान करते हैं और पहुंचने के बाद भी पहुंचने के तुरंत बाद वो लोग पहले एक जगह पर रेस्ट करके कुछ स्नैक्स खाते हैं, फिर वो लोग ऊपर ट्रैकिंग करने निकल जाते हैं। जिमिन को उन लोगों ने अपना बैग पकड़ा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्लो ट्रैक कर रहा था। ऊपर जाते जाते उन्हें बीच में बहुत ही ज्यादा थकावट फील होने लगती है, तो वो लोग वहीं पे रुककर कुछ समय रेस्ट करने का प्लान करते हैं। सभी वहां पर बैठकर पानी और कुछ स्नैक्स खाते हैं जब जिमिन के बुलीज उसके पास आते हैं। मिनसू, क्यों ना हम थोड़ा वॉक करके आए? देखो कितनी अच्छी जगह है ये, कितने अच्छे अच्छे पेड़ है। चलो अंदर से घूम के आते हैं एक बार, उसका एक बुली कहता है। और जिमिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता, तो मिनसू गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर उस जंगलों में खींच लेता है। उन्हें कोई नोटिस नहीं कर पाता। मिनसू का दूसरा दोस्त उन्हें नोटिस जरूर कर लेता है। वो उनको फॉलो नहीं करता, पर बहुत समय तक उन लोगों का वापस ना आने पर वो उन्हें इस ढूंढने जाने का सोचता है, क्योंकि वो लोग अभी ट्रैकिंग करने जा ही रहे थे वापस। वो टीचर को बताता है और सभी उन्हें जंगलों में ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर मिनसू और जिमिन खो गए थे पूरे जंगल में। जिमिन के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, जिस वजह से मिनसू को बहुत गुस्सा आ रहा था। ना तो वो डरा हुआ लग रहा था, ना ही उसे कोई नर्वसनेस थी। जबकि मिनसू पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो गुस्से से जिमिन के शोल्डर्स को पकड़ता है टाइटली और उसे हिलाने लगता है जोर से। मिनसू, क्या तुम्हारे में इमोशंस नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगा? कुछ तो सोचो, कहाँ कहाँ से हम जा सकते हैं बाहर अब? इस बार जिमिन फाइनली कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है। जिमिन, तुम मुझे लेके आए थे, मैं कहाँ से ढूंढूं रास्ता? मैंने तो रास्ता देखा भी नहीं था। वो बहुत ही धीरे से बोलता है। मिनसू, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें देखना चाहिए था ना। तुम इतने पागल क्यों हो? देखो तुम्हारी वजह से मैं कहाँ पर फंस गया आकर। जिमिन, हाँ, मेरी वजह से? तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे, मैं तो वहाँ पर आराम से बैठा था, तो इसमें मेरी गलती क्या है?
जब देखो तब तुम मुझे परेशान करते हो। मैंने क्या किया है ऐसा कि तुम मुझे हमेशा हमेशा ही परेशान करते रहते हो? मेरी गलती क्या है? मीन्स तुम्हारी गलती ये है कि तुम अडॉप्टेड हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना अच्छा सुंदर और एक हैंडसम बॉय बन के सभी का अटेंशन ले लोगी? वो मैं होने नहीं दूंगा। जेमिन, तो तुम्हें मुझे बता ही देना चाहिए था, मैं स्कूल छोड़ के निकल जाता। मुझे जेलस होकर मुझे इतना बुली करने की क्या जरूरत थी? मीन्स तुम्हारे पापा तुम्हें मानते हैं यहाँ से निकलने के लिए? ऐसा तो कभी होने नहीं वाला था। और रही बात बुली करने की, मुझे मजा आता है उसको करने में, जब मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखता हूँ। पर वो मजा तुमने पूरी तरह छीन लिया, क्योंकि तुम्हारे में तो इमोशंस ही नहीं रहे। जिमिन, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने इमोशंस रहेंगे इतना दर्द देने के बाद मुझे? मीन्स अच्छा, तो मैंने तुम्हें दर्द दिया? वो उसके शोल्डर को धक्का देते देते कहता है, और जिमिन धीरे धीरे पीछे हट रहा था उस फोर्स की वजह से। जिमिन के पीछे एक खाई आ जाती है तो मिंसू उसे वहीं पर छोड़ देता है। मिंसू, अब बोलकर दिखाओ, बस एक एक बार तुम्हें मारा तो तुम नीचे गिर जाओगे। जिमिन, तुम क्यों मारोगे? मैं ही गिर जाता हूँ वैसे ही। वैसे भी इस दुनिया में मेरी जरूरत किसी को है ही नहीं, तो मैं अगर ना भी हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिंसू, हाँ सही कहा। जाओ गिरो, गिर के दिखाओ। जिमिन, ठीक है। और वो अपना पैर पीछे की ओर ले जाता है। भले ही वो गिरना नहीं चाहता था, पर उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिर ही जाता है नीचे। मिंसू पूरी तरह से शॉक हो जाता है उसको देखकर, और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और सभी लोग उस चीख को सुन के उसकी ओर आने लगते हैं। वो पूरी तरह से घबरा जाता है जिमिन को नीचे गिरता हुआ देखकर। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी ओर सभी लोग वहां पर आते हैं, और वहां पर मिंसू को इतना डरा हुआ नीचे देखकर वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और तभी मिंसू के दूसरे दोस्त को याद आता है कि वो जिमिन के साथ आया था, पर जिमिन वहां पर था ही नहीं। वो अब पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके थॉट्स रियल में बदल जाए, और उसे इस बात का डर था कि अगर मिंसू ने सच में जिमिन को धक्का दिया होगा तो सिर्फ मिंसू ही नहीं फंसेगा, वो भी फंसेगा, क्योंकि मिंसू उसे छोड़ने से रहा। सांग्यू घबरा कर वहां से भाग जाता है, और सभी मिंसू को पूछने लगते हैं कि वह ठीक है कि नहीं। किसी को भी जीवन का ध्यान नहीं आता। बस एक लड़के को छोड़कर जो गिन रहा था कितने लोग थे, ताकि वो वापस ट्रैकिंग स्टार्ट कर सके ऊपर की ओर। बहुत समय तक वो सभी जीवन को ढूंढते रहते हैं, और मिंसू बस डर के मारे इधर उधर चल रहा था। और वो फिर वो फाइनली बताता है कि जिमिन उस पहाड़ी से नीचे गिर गया था। सब लोग ये जानकर बहुत शॉक हो जाते हैं, और सभी बिना ट्रैकिंग ऊपर किए वहां से नीचे आ जाते हैं जिमिन को ढूंढने के लिए। पर जिमिन कहीं नहीं मिलता उन लोगों को। रात हो जाती है, और उनकी टीचर सोचती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो जिमिन को ढूंढ सके। और वो सभी लोग वापस निकल जाते हैं उनके स्कूल की ओर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे, और ज्यादा रात भी हो गई थी, तो सभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीचर के लिए। तो बेहतर यही था कि वो लोग उन सभी को वापस अपने घर ही भेज दें। दूसरी और बहुत दिनों तक जिमिन कहीं नहीं मिलता पुलिस लोगों को भी। इवन जिमिन के पेरेंट्स भी ये मान लेते हैं कि शायद जिमिन अब कभी वापस नहीं आएगा। उन्हें इस बात से बहुत रिग्रेट हुआ था कि उन्होंने ही जिमिन को अडॉप्ट किया और उसके साथ ऐसा बिहेव भी किया। दूसरी ओर जिमिन के साथ कुछ अजीब ही घटना हुई। वो उस पहाड़ी से नीचे तो गिरता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक रूम में अपने आप को पाता है। वो हर तरफ घूमकर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता, और तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। वो रूम थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था, पर दरवाजा खोलते ही उस रूम में अलग लाइट आने लगी, जो कि शायद उस रूम के बाहर चल रही थी। और एक इंसान उस रूम के अंदर एंटर करता है। वो धीरे से स्माइल करता है जिमिन को देखकर, और उसकी ओर चले जाता है अपने हाथ में एक छोटी सी ट्रे पकड़ कर। तो तुम फाइनली उठ ही गए, वो कहता है जिमिन से। जिमिन, कौन कौन हो तुम? मैं कहाँ पर हूँ? वो डरते हुए कहता है, मैं? तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगे।
मैं तो बेनाम हूँ, मेरा कोई नाम ही नहीं। हाँ, जिस शरीर में मैं हूँ उसका नाम थेयंग जरूर है। वैसे तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है। जिमिन थोड़ा शॉक हो जाता है उसका फेस देखने पर। उसकी ड्रेस भी थोड़ी बहुत मैली थी और उसके फेस में खून के छिटके पड़े हुए थे। जिमिन, क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया? वो घबराते हुए कहता है। थेयंग, हाँ, किडनैप बोल सकते हो तुम उसे। पर मरना तो तुम चाहते थे ना। पहाड़ी से तो तुम गिरे थे, तो ये किडनैपिंग नहीं हुई। मैंने तो बस तुम्हें बचाया है। और वैसे भी तुम मरना चाहते थे, तो क्यों ना मेरा एंटरटेनमेंट करने के बाद मरो तुम। जिमिन, क्या मतलब बनता है तुम्हारा? भले ही जिमिन डरा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी वॉइस ज्यादा सीधी और फ्लुएंट आई थी। थेयांग, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ गेम्स खेलने हैं। अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम्हें बहुत दर्दनाक मृत्यु मिलेगी। पर अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दे दूंगा। वैसे भी तुम्हें अपनी लाइफ की क्या चिंता। मुझे तो बस एंटरटेनमेंट ही करना है। तुम मुझे एंटरटेन करो और मैं तुम्हें एक हल्की सी आरामदायक मृत्यु दे दूंगा। जिमिन, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अब तुम्हारे साथ खेलूं? वो एक फेक और सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है। थेयंग, हाँ बेबी बॉय, तुम्हें मेरे साथ खेलना है। जिमिन, पर मैं उस पहाड़ी से जानबूझकर भी नहीं कूदा था। थेयंग, पर कूदे तो तुम उसी पहाड़ी से थे ना। वहां पर जो भी गिरे वो मेरा होता है। अब इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जानबूझ के कूदे थे या फिर किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। मरना तो तभी किसी भी तरह है, पर इतनी आसान मृत्यु नहीं दूंगा मैं। मेरा भी एंटरटेन होना चाहिए ना। जेविन, पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कितने सवाल पूछते हो तुम? शांत रहो अब से तुम्हें बस शांति से मेरी हर बात को मानना है। और अगर तुमने नहीं माना तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जेविन, जरूर, तुम भी कुछ और दुख दे दो मेरे को मरने से पहले। वैसे भी मैं एक जिंदा लाश की तरह ही हूँ। मेरे साथ कुछ भी करो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब। ध्यान, फर्क तो तुम्हें पड़ेगा, और वो भी ऐसा फर्क पड़ेगा कि तुमने कभी सोची भी ना होगी उसके बारे में। वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और उस ट्रे के पास वो ट्रे पकड़ा देता है जिसमें एक सूखी सी रोटी और थोड़ी बहुत सब्जी थी। जिमिन बस ऊपर देखता है और क्योंकि वो भूखा था वो उसी रोटी को खा लेता है, जबकि थेयांग उस रूम के बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद थेयांग उस रूम में वापस आता है और जिमिन से वो प्लेट लेकर रख देता है साइड में। थेयांग, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें जितना रेस्ट लेना है आज ले लो। गेम तो मैं कल स्टार्ट करूंगा। तैयार रहना मेरे लिए। जिमिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। थेयांग साइड वाले एक छोटे से कबर्ड से एक कंबल निकालता है और उसे जिमिन को कवर कर देता है। जिमिन के हाथ उस बेड के साथ बंधे हुए थे, तो जिमिन वहां से उठ भी नहीं सकता था। जिमिन, अगर मुझे वॉशरूम आई तो मैं कैसे जाऊंगा? थेयांग, बस बुला लेना एक बार और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तुम्हारे लिए। अब बेटर यही होगा कि तुम सो जाओ। वो जिमिन को जैसे ही उसके शोल्डर में टच करने जाता है उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो वहीं पर गिर जाता है, मानो कि वो अचानक से बेहोश हो गया। जिमिन को कुछ समझ नहीं आता और वो बस उसका नाम बुलाता है। बहुत समय तक बुलाने पर भी जब थियांग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो जिमिन को लगता है कि शायद वो सो ही गया, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और उतनी दूर वो हाथ पहुंच भी नहीं पा रहे थे जहां पर थियांग गिरा था। और रही बात थियांग को पैर लगा के बुलाने का, जिमिन इतना भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता था कि वो किसी को पैर से बुलाने की कोशिश करे। वो वहीं पर लेट जाता है और तब जाकर उसे थियांग का फेस सही से दिखता है, टेबल लैंप की वजह से। उसने अभी तक थियांग का फेस सही से नहीं देखा था क्योंकि उस रूम में ज्यादा से ज्यादा अंधेरा ही था और
जब वो डोर खोलता है तो बाहर की लाइट की वजह से उसका फेस अंधेरे से छुप जाता है। पर अभी जब वो टेबल लैंप के सामने था तो उसे उसका फेस साफ दिख रहा था। पर वो इतना क्रीपी फेस नहीं दिख रहा था जो उसने कुछ समय पहले देखा था। जिमिन, तुम इतने हैंडसम होकर भी ये सब काम क्यों करते हो? वो बस धीरे से पूछता है, भले ही उसे पता था कि थियांग उसे नहीं सुन सकता। लगता है तुम्हें भी बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया है कि तुम अब उन्हीं की तरह बदल चुके हो। जिमिन वापस बोलता है, पर वो नोटिस करता है कि जो दाग उसने अंधेरे में देखे थे थियांग के गले में वो अब नहीं थे। और ये भी नोटिस करता है कि वो दाग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जैसे कि कोई चमत्कार हो रहा हो। जिमिन थोड़ा सा डर सा जाता है और पीछे की ओर दीवार साइड में निकल जाता है। वो बैठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ था और वो उस रस्सी के साथ फंस सा जाता है। वो उसे धीरे से निकालने की कोशिश करता है पर उससे नहीं होता तो उसे वापस बेड पे ही लेट जाना पड़ता है। वो एकदम ही दीवार के साथ चिपक के थियांग को देखता रहता है, बस इसी होप में कि थियांग कहीं उठ ना जाए। बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और जिस छोटी सी खिड़की से अब सनसेट की रेज आ रही थी, अब वहां से मून लाइट आ रही थी। थियांग अभी भी नहीं उठा था, वो जिस तरह पड़ा था वैसे ही था अभी तक। जिमिन उसे बुलाने की कोशिश नहीं करता वापस। जिमिन की आंखें उस खिड़की के बाहर पड़ती है तो उसे मून दिखता है। हमेशा से ही उसने मून से ही बातें की है क्योंकि उससे बातें करने के लिए कोई नहीं होता था। या तो फिर वो खुद से बात करे या तो फिर वो मून के साथ ही बैठकर शेयर करे। उसे मून को देखना बहुत पसंद था, खास करके जब उसे कोई भी पेन फील हो रहा हो। मून को देखते वक्त उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई पेन है ही नहीं अब, और अभी भी वो पेन फील कर रहा था और शायद वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने के टाइम उसे हुआ लगी थी। मून को देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन सूर्योदय से पहले जिमिन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो उसका यूजुअल टाइमिंग था और रूटीन में आने के कारण वो ज्यादा समय के लिए नींद भी नहीं ले पाता। वो उठने की कोशिश करता ही है कि उसे याद आता है कि वो अपने घर पर नहीं, वो तो कहीं और है, एक ऐसी जगह जो उसे पता भी नहीं कहाँ पर है। अब तो मून भी उस खिड़की से नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा आसमान ही दिख रहा था। वो थियंग की ओर देखता है और थियंग अभी भी वैसे ही बेड के साइड में गिरा हुआ था और उसका सर जिस तरह बेड पर था वैसे ही अभी तक था। जिमिन, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा सोने की आदत है। काश मुझे भी इतनी नींद मिल सकती। वो एक पेनफुल स्माइल के साथ कहता है और खिड़की के बाहर वापस देखने लगता है। धीरे धीरे अंधेरी रात का आसमान वो अब धीरे धीरे ब्लू बदलने लगा था और जल्द ही सूर्य की किरणें पूरे आसमान में फैलने लगी। जिमिन अपने पास कुछ हलचल महसूस कर कर जब दूसरी ओर घूमता है तो उसे थियंग हिलता हुआ दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है जैसे ही थियंग को देखता है और जल्द ही थियंग अपनी आंखें भी खोल लेता है। आंखें खोलने पर ही वो अपना हाथ अपने आंखों पे रख लेता है क्योंकि वो लाइट उससे सही नहीं जा रही थी जो कि सन रेस की वजह से अंदर आ रही थी। और उसके बाद वो अपना सर पकड़ लेता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो उसके सर में। जिमिन उसके हर मूव को शांति से देखता रहता है और बिना कुछ बोले वैसे ही लेटा रहता है क्योंकि उससे उठा तो जा नहीं रहा था। कुछ समय बाद जब थियंग फाइनली अपने हाथ को हटाता है सर से, उसे सामने जिमिन दिखता है। जिमिन को देखकर वो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई एंजल उसे लेने आया हो, जैसा कि वो अब फाइनली मर चुका है और उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। पर जिमिन को देखकर जो अलग सी फीलिंग उसे आई वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगा कि उसने शायद जिमिन को कहीं पहले भी देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने जिमिन को कब देखा। कौन हो तुम? वो बड़ी ही सॉफ्ट सी आवाज में पूछता है। जिमिन उस आवाज को सुनकर थोड़ा सा
अजीब फील करने लगता है, क्योंकि ये आवाज जो उसने कल रात को सुनी थी उससे तो पूरी ही तरह से अलग थी। वो कोई आंसर नहीं देता और उसी तरह थेयंग को देखता रहता है। थेयंग, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? क्या मैं मर चुका हूँ अब? क्या तुम मुझे लेने आए हो यहाँ से? अगर लेने आए हो तो जल्दी से ले चलो। इस दुनिया में रहने का कोई प्लान नहीं है अब मेरा। उसकी इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर जिमिन का दिल पूरी तरह से पिघल सा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो इंसान उसके सामने है वो जो उसने कल रात को देखा था वो था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जो कल रात को था और अभी जो है वो पूरे ही अलग इंसान थे। इससे पहले कि जिमिन कुछ बोल सके, थेयंग वापस बोलता है। थेयंग, क्या तुम सच में एंजल हो? क्या तुम मुझे यहाँ से ले नहीं सकते? मुझे बस ये मत कहना कि तुम हो नहीं। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में अब और। ये दुनिया बहुत बुरी है। ले चलो ना मुझे यहाँ से अब। इस बार उसकी वॉइस में बहुत ही ज्यादा पेन सा था और उसकी आंखें जैसे भर आई थी। उसकी आंखों में इतना दर्द देखकर जिमिन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। पर वो बिना कुछ बोले थियंग की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा भी तो नहीं सकता था। उसे थियंग को बताना ही होगा कि वो कोई एंजल था ही नहीं और थियंग ही वो था जिसने उसे वहां पर कैद किया था। जिमिन, क्या तुम्हें सच में नहीं याद कि मैं कौन हूँ? कल रात को ही तो तुम मुझे लेकर आए थे। थियंग, क्या मतलब बनता है तुम्हारा? क्या तुम कोई एंजल नहीं? इसका मतलब मुझे अभी भी इसी दुनिया में जीना होगा? क्या मुझे अभी भी इन दुनिया की साथ रहना होगा? क्या मुझे वापस सब कुछ सहना होगा? जिमिन, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, पर मुझे तो तुम कल शाम को यहाँ पर लेकर आए थे ना, और तुमने ही मुझे खाना दिया था। उसके बाद तुम जब मेरे पे कंबल रख रहे थे अचानक से गिर गए नीचे। और अब ऐसा लग रहा है कि जो इंसान कल देखा था वो पूरी तरह से तुमसे अलग था। तुमसे ज्यादा कंफ्यूज तो मैं हूँ, और रही बात इस दुनिया में रहने की, उसका मन तो मेरे को भी नहीं करता। मुझे भी इस दुनिया में रहने का बिल्कुल भी मूड नहीं। अगर तुमने मुझे वहां पर बचाया ना होता शायद मैं अब इस दुनिया में भी ना होता। क्यों ही बचाया तुमने मुझे? क्या मजा मिलेगा तुम्हें मेरे साथ खेल कर? मेरे में तो कोई इमोशंस भी नहीं है। अगर तुम मुझे कष्ट भी दोगे तो मैं उसे शांति से सह लूंगा। तुम्हारा क्या एंटरटेन होगा उसमें? मार दो मुझे ऐसे ही बस। जीने मत दो मुझे वापस अब, प्लीज। तब जाकर थियंग को रियलाइज होता है कि क्या हुआ। पर उसकी स्माइल पूरी तरह से फेड हो जाती है जब उसे ये याद आता है कि जिमिन था कौन और किस कारण जिमिन को लग रहा था कि जो इंसान उसने कल देखा वो आज जो अभी उसके सामने है, यानी कि वो सेम नहीं है। थियंग को पता था कि इससे पहले कि कुछ बुरा हो उसे जिमिन को बताना ही होगा कि जो इंसान कल रात को था और जो अभी है वो दोनों ही पूरी तरह से अलग इंसान थे। थियंग, जिमिना, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? उसकी वॉइस इस बार भी पहले की तरह बहुत सॉफ्ट सी निकलती है। थियंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद है जो पहले हुआ था? जिमिन, हाँ मुझे सब कुछ याद है। और तुम मुझे याद क्यों नहीं रहोगे? तुम्हें तो मैंने कल शाम को ही देखा था ना। थियंग, कल शाम की बात नहीं कह रहा मैं, उससे पहले की, बहुत पहले की बात। जिमिन, क्या मतलब बनता है तुम्हारा? मैं तुम्हें अभी ही देखा था। मेरा मतलब कल शाम को, तो मैं तुम्हें पहले कैसे जान सकता हूँ? हेयर, हाँ हाँ, सही बात है। मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम्हें मैं कैसे ही याद रहूंगा। ये तो वर्षों पुरानी बात है ना। उसकी स्माइल में जैसे कि पूरी दुनिया का दर्द भरा हुआ था। उसकी आंखें तो सिर्फ उन आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जिस तरह अब तक उस आंखों ने हर दर्द को रोका था। थियंग बताने ही वाला था कि हुआ क्या था जब उसे कुछ डिफरेंट फील होने लगता है। थियंग, जिमिन देखो, तुम कुछ समय बाद जिस इंसान को देखोगे वो मैं नहीं रहूंगा। अभी मैं थियंग हूँ, लेकिन इसके बाद जो होगा वो थियंग नहीं होगा। वो कदाचित तुम्हें यही बताएगा कि वो थियंग है। मेरा मतलब वो मेरी बॉडी का नाम लेकर बताएगा कि वो थियंग है, लेकिन वो थियंग नहीं है। तुमने अभी जिस इंसान को देखा वो थियंग है। मैं थियंग हूँ, वो नहीं। वो थियंग हो भी नहीं सकता कभी। तुम बस एक ही बात का ध्यान रखना, तुम्हें उससे जीतना होगा हर एक गेम में। आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने उससे जीता हो।
पहली बार इतने सालों में मुझे अपनी बॉडी में वापस आने का मौका मिला था, पर शायद वो मेरी बॉडी को वापस से कंट्रोल करने लगेगा अभी। और मुझे पता है कि मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। पर अगर तुम उसे जीत गए तो शायद उसका कंट्रोल मेरे पे कम हो जाएगा, क्योंकि उससे हार बर्दाश्त नहीं होती। वो अभी तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलेगा, पर जैसे ही संध्या होने लगेगी वो तुम्हारे साथ पक्का खेलना शुरू करेगा। और सबसे पहले तो वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक ही खेलेगा। जिमिन, एक मिनट, तुम बोलना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा मतलब क्या बनता है कि तुम नहीं हो, लेकिन जो अभी तुम्हारे अंदर है वो तुम हो, और कुछ समय बाद जो होगा वो तुम नहीं रहोगे? मतलब क्या है इन सब का? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। प्रियंक, मेरे पास समझाने का समय नहीं है जिमिन। बस मेरे पास एक ही आंसर है इस सब के लिए, और वो है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। जो भी मैं कहूँगा बस वही करते रहो, और तुम इससे जीत जाओगे। पहली बात तो ये याद रखना, जो कुछ समय बाद होगा वो एक इंसान नहीं, एक स्पिरिट टाइप की है। तो हाइड एंड सीक में तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा, और उसे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस उसे एक स्पिरिट के रूप में ढूंढना है, मेरे रूप में नहीं। अगर तुम ये सोच के ढूंढोगे कि तुम प्रियंका ढूंढ रहे हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। कदाचित इसीलिए सभी लोग पहले ही गेम में हार जाते हैं। तुम्हें उसे इससे मानकर ढूंढना होगा कि वो एक स्पिरिट है, ना कि एक इंसान। तुम्हें उसे मेरे फेस को सोच कर नहीं ढूंढना है, और ये बात याद रखना। और ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ये उसे पता भी नहीं चलेगा कभी, तो वो तुम्हें इतनी जल्दी मार भी नहीं पाएगा। और ध्यान रखना, वो तुम्हारे साथ गेम जरूर खेलेगा। अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचकर आंसर देना कि तुमने उसे ढूंढ लिया, क्योंकि तुम उसे ढूंढ रहे हो, मेरी बॉडी को नहीं। और वैसे ही गेम्स खेलता रहेगा, और अगर तुमने एक बार कह दिया कि तुमने उसे ढूंढ लिया, जबकि वो मेरे शरीर में है ही नहीं, तो तुम मारे जाओगे उस समय। तुम्हें बस उसे उलझा कर रखना है, जब तक थोड़ी भी लाइट तुम्हें दिख ना जाए। उसके बाद छुपने की ताकत बिना मेरे शरीर के सिर्फ रात को ही रहेगी, क्योंकि अंधेरे में किसी को कुछ दिखता नहीं, तो वो भी नहीं दिखेगा। पर जैसे ही सूर्य की कुछ भी किरणें दिखने लगी, तुम्हें उसके बाद अगर मैं दिख जाऊं तो तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम्हें वो मिल गया करके। पर हाँ, वो तुम्हें सूर्य उदय होने पहले का ही टाइम देगा। सो तुम्हें कुछ ना कुछ कर कर उसे ऐसी जगह लाना है जिधर थोड़ी सी भी लाइट हो, पर इलेक्ट्रिसिटी से उसका काम नहीं होगा। या तो फिर तुम्हें आपकी मदद लेनी होगी, या तो फिर सूर्य की। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें वापस मिलूंगा। अभी के लिए मुझसे और होल्ड नहीं होगा, अब मुझे उसे आने देना होगा अपने शरीर में। इतना कहते ही वो वापस से उस बेड पर गिर सा जाता है। जिमिन बड़ा ही कंफ्यूज था, उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि अभी क्या हुआ। कुछ समय बाद ही थियंग वापस से उठकर खड़ा हो जाता है, पर इस बार उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे कि वो पूरी तरह से कोई और इंसान हो। जो रैशेस उसने कल रात उस थियंग के गले से उतरते हुए देखा था, वो अब उसके गले में वापस चढ़ गई थी। थियंग, तो तुमने अच्छी नींद तो ले ही ली होगी रात में। लगता है कि मैं इतना खुश हो गया कि मुझे यहीं पर नींद आ गई। जिमिन, क्या हम अभी गेम खेलेंगे? थियंग, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो तुमने कहा था कि तुम गेम के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें एक दिन का रेस्ट मिल गया ना? बस, अब तुम रेस्ट नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें बस खेलना ही है मेरे साथ। गेम तो शाम को शुरू होगा। तुम्हें तो बस इसकी तैयारियां करनी है अभी। तुम्हें ये पूरा घर घूमने के बाद, हर कोने को देखने के बाद, मैं तुम्हें खेलने कहूंगा। ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी ना, कि मैं इस घर का हर कोना जानता हूँ लेकिन तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम्हें भी इस घर का पूरा पता होना चाहिए ना जिमिन। पर ये इतना बड़ा घर भी नहीं कि मुझे पूरी संध्या तक इसी घर में घूम के हर जगह देखनी पड़ेगी। क्या, तो कदाचित तुमने अभी तक मेरा घर देखा ही कहाँ है? क्या तुम इस छोटे से रूम को देखकर ये सोच रहे हो कि घर भी छोटा है? तो तुम गलत सोच रहे हो। ये घर बहुत बड़ा है, एक राजमहल की तरह। मुझे ढूंढने में यहाँ पर आसानी नहीं होगी तुम्हें। तुम्हें अगर इस घर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तब तो तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। पर तुम्हें ढूंढना होगा ना, तो मैं तुम्हें पहले ही इस घर को घुमा दूंगा। जिमिन, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने, मैं तुम्हें ऐसे ही ढूंढ लूंगा। पर क्यों ना हम अभी गेम स्टार्ट कर लें? ध्यान,
तुम्हें मेरी बात माननी है, मुझे तुम्हारी नहीं। और ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ये पूरा घर घूमना है और हर एक जगह के बारे में जानना है। अगर तुम ना भी जानना चाहो तब भी गेम शाम को ही शुरू करूंगा मैं। तुम्हें बस गेम के रेडी रहना चाहिए। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने देखा या नहीं, क्योंकि गेम तो मैं फिर भी खेलूंगा। पड़े रहो इसी रूम में और शाम का इंतजार करते रहो। थेयंग बाहर जाने ही वाला होता है कि जिमिन उसे रोक देता है। जिमिन, नहीं, मुझे मुझे घूमना है। मुझे जानना है इस घर के बारे में। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। थेयंग एक छोटी सी स्मार्ट करता है घूमने से पहले। वो जिमिन की ओर जाता है और उसके हाथों से उस रस्सी को खोल देता है, या फिर कहा जाए तो वो उस रस्सी को काट देता है। थेयंग, तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत है। तुम जहाँ चाहो वहां जा सकते हो। जो करना चाहो वो कर सकते हो। पर हाँ, अगर तुमने यहाँ से भागने की सोची तो वो तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकलने का जगह या फिर कोई डोर मिलेगा ही नहीं। हर डोर किसी एक रूम की ओर जाता है, पर कोई भी रूम में खिड़की नहीं जिससे तुम बाहर जा सको, और कोई भी रूम का डोर ऐसा नहीं जिससे तुम बाहर की ओर निकल जाओ। तो बाहर जाने का प्रयास भी मत करना। और रही बात तुम्हारे मुझ पर हमला करने की, तो उसमें कोई फायदा होने ही नहीं वाला, क्योंकि तुम जितना भी कोशिश कर लो मुझे नहीं मार पाओगे। अंत में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। और तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। मैं तो तुम्हें बस एक जीवन दान दे रहा हूँ, कुछ दिनों का। बचपन के पल की तरह तुम अभी जी लो, फिर अपने मरने का उत्सव देखोगे। सो मुझे मारने या फिर यहाँ से भागने का प्रयास भी मत करना। और हाँ, याद करके संध्या से पूर्व तुम मेरे पास आओगे, ताकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें क्या क्या करना है। जिमिन, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें डायरेक्टली ढूंढना ही शुरू कर दूं। तुम्हारे पास वापस जाने की क्या जरूरत है मुझे? मुझे तो बस तुम्हें ढूंढना ही रहेगा ना। ध्यान नहीं, तुम्हारे पास एक ही रात का समय है। तुम संध्या में मुझे ढूंढना शुरू करोगे, और सूर्योदय से पहले अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ छोड़ दूंगा। यानी ये नहीं कि तुम्हें मैं जाने दूंगा। इसका मतलब कि तुम्हें आसानी से मृत्यु मिल जाएगी, और उस मृत्यु में तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा। पर अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो फिर शायद तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कैसी भयानक वाली मृत्यु मिलेगी। और वो अभी नहीं, अभी तो बस तुम्हारे शरीर में कुछ ही घाव दूंगा, और धीरे धीरे जैसे गेम्स खत्म होने लगेंगे तुम भी मरने लगोगे। सो याद रखना, अगर तुम वापस ना भी आए तो संध्या के बाद तुम्हें अपने आप में मुझे ढूंढना शुरू करना होगा। जिमिन, पर अंधेरे में तो मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? हे अंक, तो तुम्हें क्या लगा ये गेम इजी होगा? इसमें किसी के मरने और जीने का सवाल है, और मेरे एंटरटेनमेंट का भी सवाल है। तो मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूँ इसमें? ढूंढना तो तुम्हें मुझे उसी समय होगा। जिमिन, क्या तुम मुझे सूर्योदय के बाद कुछ क्षण नहीं दे सकती? बस कुछ क्षण? हाँ, जरूर, ले जाओ। वैसे भी तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, कभी भी नहीं। वो बोल तो देता है, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिमिन को थियंग ने पहले ही बता रखा है कि वो सिर्फ थियंग को तभी देख पाएगा जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ेगी, या फिर कहीं से बाहर की लाइट आए, क्योंकि वो तो उसे थियंग के शरीर के अंदर ही देखता है। शरीर के बाहर वो देख ही नहीं सकता उस आत्मा को। वो पूरी तरह से उस पूरी जगह को घूम लेता है और हर जगह को अच्छी तरह से जान लेता है। शाम होते ही वो थियंग को ढूंढने लगता है, या फिर कहा जाए तो ढूंढने का नाटक करने लगता है। उसे इस बात का आभास हो ही रहा था कि थियंग कहीं ना कहीं उसी के पास चल रहा है, पर वो उसे देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रात बीतने लगती है और जिमिन बस हर जगह थियंग को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, पर उसे थियंग कहीं नहीं मिलता। जैसे ही सूर्य ऊपर आने का टाइम होता है तो जिमिन थियंग को किचन में छुपा पाता है। भले ही थियंग
वहां पर नहीं था जब उसने पहले किचन देखा था। थैंक को लगा कि शायद अब वो जीत गया। पर जब जिमिन के ना कहने पर कि वो उसे दिख गया, वो थोड़ा सा शॉक हुआ हो गया, क्योंकि उसे तो यही कहना चाहिए था कि उसे थियंग मिल गया, क्योंकि उसने अभी अभी जस्ट थियंग को अपने सामने देखा था। पर जिमिन ऐसा कुछ नहीं कहता और वो ऐसे ही निकल जाता है जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं वहां पर। जिमिन ने पूरा का पूरा घर ऐसी तरह देख लिया था ताकि वो जब सूर्योदय का टाइम हो तब थियंग की जिस भी आत्मा को लेना था वहां ले जाए और देख सके। पर उसे जैसे ही थियंग किचन में दिखा, वो थोड़ा सा डर सा गया, क्योंकि अब शायद उसकी आत्मा को थोड़ा बहुत शक हो जाए उस पर, क्योंकि आज तक कोई भी उसे पहले गेम में ही नहीं हरा पाया। तो जिमिन सोचता है कि वो अपनी आंखें कमजोर होने का नाटक करे। वो किचन से बाहर जाते वक्त बोलता है, जिमिन आए, मुझे अपना चश्मा लेके आना चाहिए था। जब मुझे यहाँ लाया गया था, क्या मुझे चश्मा नहीं दिखा मेरा? मैं कैसे ढूंढूंगा उसे इस तरह? और वैसा कहकर वो ऊपर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट ही अंदर गिरेंगी। और वहां पर बैठ के वो ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो इस बात से कि वो थियंग को ढूंढ नहीं पा रहा था, और अपने आप से ही बातें करे जा रहा था, जैसे कि बोलना कि अब तो मैं गया और मुझे शायद से मरते वक्त भी अच्छी सी मृत्यु नहीं मिल पाएगी, या फिर कोई शांति से मृत्यु नहीं मिल पाएगी। जैसे ही सूर्य की किरणें ऊपर आने लगी, जिमिन को उसकी परछाई दिखने लगी। कुछ समय तक वो थोड़ा सा सिंपल एक्ट करता है और फिर अचानक से खड़ा हो जाता है। जिमिन, क्या तुम वो हो? वो उस नीचे फ्लोर में उसकी परछाई को पॉइंट करते हुए कहता है। इस बात को सुनकर वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा सी हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे परछाई के रूप में कोई उसे ढूंढे। फिर जिमिन फाइनली दूसरी ओर देखता है जहां से परछाई आ रही थी, पर वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। जिमिन, मेरी आंखें खराब हो गई है क्या पूरी तरह से? मुझे बस तुम्हारी परछाई दिख रही है। और उसके अगले ही मिनट वहां पर थे उनकी बॉडी आ जाती है, जैसे कि वो वहां पर अचानक से ही प्रकट हो गई हो। थे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिमिन, क्या मतलब? मैंने तुम्हारी परछाई देखी तो सोचा तुम होगे, पर पर मैंने जब वहां देखा तो कोई था ही नहीं। क्या मैंने तुम्हें ढूंढ लिया? थेयम, हाँ, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुमने थेयम को नहीं, मुझे ढूंढा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम थेयम को ढूंढोगे, लेकिन तुमने मुझे ही ढूंढ लिया। ऐसा कैसे कर लिया तुमने? जिमिन, पता नहीं, मुझे परछाई दिखी तो मैंने सोचा कि वो तुम खड़े होगे साइड में, तो मैंने बस बोल दिया। तब तुम वहां पर खड़े ही नहीं थे, और मेरी आंखें कमजोर है तो मैं रात को देख नहीं सकता। शायद इसलिए मुझे तुम दिखे ही नहीं कहीं पर। वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि ये गेम बहुत हार्ड होगा और तुम्हें ढूंढना आसान नहीं, तो मुझे ही लगता है कि तुम ऐसी जगह छुपे होगे जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ लूँ। मुझे नहीं पता कि तुम बाहर क्यों आ गए इतनी जल्दी। क्या तुम भूल गए थे कि मैंने सनराइज से कुछ समय बाद तक का टाइम मांगा था? और सनराइज तो अभी तक पूरी तरह हुआ भी नहीं। सन तो अभी भी आधे में ही है, बस उसकी किरणें ज्यादा अच्छे से आने लगी है अंदर अब ढूंढ के। इसका मतलब मैंने तुम्हें टाइम में ढूंढा ना? तो क्या तुम मुझे अब छोड़ दोगे? थे अब, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तुम्हें ऐसे कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हर एक इंसान हर गेम खेलता है, भले ही वो पहले गेम में हार जाए, क्योंकि अगर पहले गेम में हारेगा तो उसे उसके शरीर में सबसे पहला घाव मिलेगा, और जैसे जैसे वो गेम हारता जाएगा वैसे वैसे वो मरता जाएगा। पर तुमने पहला गेम जीत के अपने आप को वो कष्ट देने से बचा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी छूट जाओगे या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली मार दूंगा। अभी तुम्हें बहुत गेम्स खेलने हैं। इस गेम में तो तुम बच गए। लगता है मैंने ही तुम्हें ज्यादा कमजोर समझ लिया था।
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ ना। मुझे इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी समय है। और रही बात तुम्हें मारने की, तुम किसी भी तरह मरने ही वाले हो। उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कितने गेम्स खेलो या ना खेलो। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितने गेम्स जीतोगे। अगर तुमने हर गेम जीत भी लिया तब भी तुम मरोगे। तुम्हें छोड़ने वाला नहीं होगा। वो कहता है और गुस्से से सीढ़ियों से उतर कर निकल जाता है। उसके जाते ही जैसे उस घर से बहुत सारी चीजें नीचे गिरने लगती है। रूफ रूफटॉप से सारे पत्थर टूट के गिरने लगते हैं। जिमिन अपने आप को बचाने के लिए भाग कर नीचे चले जाता है। जिमिन थियांग से बातें करना चाहता था लेकिन उसको पता नहीं था कि वो कैसे थियांग को बुलाए, क्योंकि थियांग के बॉडी में तो दूसरी स्पेस थी। क्या शायद से वो थियांग से तभी बात कर पाएगा जब थियांग उसकी बॉडी को अपने आप कंट्रोल करे। इसका मतलब कि उसका थियांग से बातें करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर उसने थियांग से बातें नहीं की तो वो अगले गेम में भी जीत नहीं पाएगा। उसे किसी तरह थियांग से बातें करनी होगी। पर उसे ये नहीं पता था कि वो थियांग को वापस कैसे बुलाए। जिमिन धीरे से किचन की ओर बढ़ता है और देखता है कि थियांग बहुत शांत सा हो गया था। और वो नोटिस करता है कि सारी की सारी घर भी पूरा शांत हो गया था। वो थोड़ा शॉक सा हो जाता है और वो वहां से निकल कर जाने ही वाला था जिस रूम में उसे बंद किया था। पर तभी थियांग उसे नोटिस कर लेता है और बुलाता है। पर थियांग की आवाज सुनकर जिमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। थियांग, जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? जिमिन घूमकर थियांग को देखता है और उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि थियांग की वॉइस अचानक कैसे बदल गई। फिर उसे याद आया कि वो वॉइस तो एक्शन में थियांग की थी। वो एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डीप सी वॉइस थी। जिमिन, अ, मैं रूम में जा रहा था। तुमने ही तो मुझे बंद करके रखा था ना वापस। मुझे बाहर घूमना नहीं चाहिए। वो थोड़ा शटर होकर बोलता है, ये कंफर्म करने के लिए कि पक्का वहां पर थियांग ही है ना। थियांग, तुम्हें बंद करने वाला मैं नहीं था। मैं तुम्हें कहा था ना। तुमने वैसे बहुत अच्छा किया आज मुझे ना देखकर। और रही बात तुम्हारी एक्टिंग की, उसकी तो बात ही अलग थी। मुझे भी लगा था कि तुम ऐसा भी बहाना बना लोगे। और उसके एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम पार कर पाए फर्स्ट गेम को। आई होप कि तुम इसे हारोगे नहीं। जेमिन, क्या तुम अपनी बॉडी कभी भी कंट्रोल कर सकती हो? ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। शायद वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसको इस तरह ढूंढा था। तो शायद उसने मेरे ऊपर अपना काबू खो दिया और मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का मौका मिल गया। और रही बात कि उसके आत्मा बल की, वो बहुत ज्यादा ही टूट गया है। अब वो इतनी जल्दी मेरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पर जिमिन, पर क्या उसे पता नहीं चलता कि तुम उसकी तुम उसकी जगह पर हो अभी? थियांग, मेरी मेमोरीज तो मेरी बॉडी में रहेंगी ना। वो तो एक बस स्पिरिट है। उसके पास मेरी कोई भी मेमोरीज नहीं जाएंगी। हाँ, वो मेरी बॉडी में रहता है इसलिए मुझे उसकी मेमोरीज मिल जाती है। पर उसके पास मेरी कोई मेमोरी नहीं जा सकती। जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर पाएगा उसे। उसने मेरा दिमाग को कंट्रोल जरूर करके रखा है लेकिन वो अभी भी मेरी कोई भी मेमोरीज या फिर मेरी कोई भी काम को पता नहीं लगा सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ और कुछ भी ऐसा उसे नहीं पता। पर हाँ, अगर उसे शक हो गया तो वो शायद से जरूर अपने पूरी कोशिश करेगा कि वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल मेरे पे डाल ले वापस। जिमिन, पर ये सब कैसे हुआ? मैं मतलब, ये घर इतना पुराना लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा ही पुराना है। ऐसा लग रहा है कि ये तो राजा महाराजाओं के समय का है। सही पहचाना तुमने, ये उसी समय का है। ये घर बाहर से जितना छोटा दिखता है अंदर से उतना ही बड़ा है। बाहर से बस ये
एक सिंपल सा घर सा दिख सकता है, लेकिन अंदर से एक घर पूरी तरह राजमहल की तरह है। और ये मेरा घर हुआ करता था कभी, जमीन पर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एक मिनट, तुमने कहा तुम्हारा घर, और अगर ये राजा महाराजाओं के समय का घर है, इसका मतलब ये घर बहुत पुराना है। तो क्या तुम बहुत बहुत दिनों से जिंदा हो? थे हम। हाँ, सही कहा तुमने। उस पेड़ की वजह से मैं अभी भी जिंदा रह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता, वो करता है। मेरी बॉडी सिर्फ मेरे ही सोल के साथ रहने पर एज करेगी, पर मैं तो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं करता ना। तो इसलिए इतने दिनों से मैं अभी तक एज नहीं हुआ। जिमिन, पर ऐसा हो कैसे सकता है? और रही बात मुझे बचाने की, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? जैसा कि उस प्रेत ने कहा था, यहाँ पर पहले बहुत बहुत सारे लोग आए थे, तो तुमने उन्हें तो बताया ही नहीं। हेयंग, मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं पता मैं किस तरह अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पाया वापस, पर शायद वो तुम्हारी वजह से ही था। मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल तभी कर पाता हूँ जब मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज मिल सके, या मैं उसको छू लूँ। आज तक मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया कि मैं किसी को बचने का रास्ता बता सकूं। जिमिन, तो इसका मतलब तुम मेरी वजह से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो? थियांग, हाँ, कह सकते हैं वैसा ही। पर मुझे भी नहीं समझ आया कि अभी तक ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम वो नहीं जिसे मैं जानता था। मतलब तुम उसी की तरह दिखते हो, उसी की तरह बिहेव भी करते हो, शायद तुम्हारा सोल भी वैसा ही हो, पर आई गेस फिर भी तुम वो तो नहीं है जिससे मैं जानता था। जिमिन, एक मिनट, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्या मतलब बनता है तुम्हारा? थयांग, तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आएगा अभी। ये बहुत लंबी कहानी है, और तुम्हें सुनाने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं। चलो, लंच कर लेते हैं। जिमिन, लंच? थयांग, हाँ, यहाँ पर सन बहुत जल्दी निकल जाता है, और टाइम भी, क्योंकि वो स्पिरिट की शक्ति अब हमेशा रात को ही ज्यादा होती है, तो ऐसा पता ही नहीं चलता कब टाइम गया। जिमिन, पर पर ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम को कैसे कोई बदल सकता है? फियांग, टाइम को कोई नहीं बदल रहा। यहाँ पर बस समय ऐसा है कि जल्दी निकल जाता है और पता नहीं चलता। ये समझ लो कि ये जगह धरती के ऊपर है ही नहीं। जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फियांग, कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम खाना खा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इत समय लेगा मुझे वापस कंट्रोल करने में। सो बेटर है कि हम खाना खा लें। और फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही थेओंग और जिमिन की बातें होती रहती है जब भी वो स्पिरिट थेओंग को कंट्रोल नहीं कर पाती। थेओंग और जिमिन पर उस स्पिरिट को शक होने लगता है, क्योंकि जिमिन बहुत सारे गेम्स जीत रहा था उससे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई उससे गेम्स जीत जाए, क्योंकि वो सारे के सारे गेम्स बहुत ही अजीब तरह से खेलता था। ऐसे गेम्स जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं, और एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता कि थियांग और वो स्टेट अलग है, वो तो कभी उन गेम को जीत ही नहीं सकता। तो शायद जिमिन को इस बात का पता है कि वो और थियांग सेम नहीं, इसलिए वो इतने गेम्स जीत चुका है। और स्पेड को इस बात से गुस्सा आ गया था कि थियांग कितने सालों बाद अपने आप को वापस कैसे कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरी ओर थियांग का कंट्रोल अपनी बॉडी पर ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि स्पिरिट का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्से में रहने लगा था, और वो बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होने लगा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो कैसे ही थियांग की बॉडी को कंट्रोल करे। वो सारी हार जिस जो कि उसने गेम में पाई है, वो सारा इन सब का रीजन थी। अगर वो गेम्स में नहीं हारता तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो अपनी ये दशा बना लेता, और थियांग की बॉडी पर कभी भी कंट्रोल खोता, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। थियांग की बॉडी पर उसका कंट्रोल खोना इतना इजी नहीं था, और इतने सालों से उसने आज तक कभी नहीं होने दिया उसे। तो अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी ओर जिमिन और थियांग
जैसे जैसे एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, जिमिन थियंग को उसकी ओर इतना केयरिंग पाकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। आज तक उसको इतना ज्यादा केयर किसी से नहीं मिला जितना थियंग ने उसको दिया था। भले ही पहले वो उस जगह पर नहीं रहना चाहता था, लेकिन अब वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। भले ही उसको इस बात का डर था कि किसी दिन वो स्पिरिट उसे मार डालेगी, लेकिन जिमिन फिर भी उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां पर थियंग था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और स्पिरिट थियंग की बॉडी पर कई दिनों तक कंट्रोल खोने लगता है। स्पिरिट थियंग की बॉडी पर बहुत दिनों तक कंट्रोल नहीं पाता वापस, और थियंग और जिमिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब तो वो दिन महीनों में बदलने लगे थे जब स्पिरिट को थियंग की बॉडी पर वापस कंट्रोल मिलता था। स्पिरिट का बस लास्ट गेम खेलना ही बाकी रह गया था जिमिन के साथ, और वो उसको उसके बाद मार डालता। पर थियंग नहीं चाहता था कि जिमिन को कुछ भी हो, तो वो उसे कंट्रोल लेने ही नहीं देता था। जिमिन को इस बात का नहीं पता था कि थियंग उससे क्या छुपा रहा था, पर थियंग के पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था जो कि वो हर बार डिनाई करता आया है बताने से। गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो मैंने जैसा कहा था, मैं शायद इस सीरी मूवी को 2 पार्ट में अपलोड करूँ। तो अभी के लिए इतना ही अपलोड करूँगी और जल्द ही ट्राई करूँगी कि दूसरा भी अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। मिलते हैं, बाय।